हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और अब इस सफर का, हिंदी वाले सफर का अब आपको मजा आने लगा होगा। आप धीमे धीमे यूपीएससी सीएससी की जो जरूरत है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे। मैं बिल्कुल आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप सारी चीजें एक ही दिन में समझ जाएं। अभी चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है हम लोगों को जुड़े हुए, तो कुछ कुछ चीजें लेकिन अब आपको समझ में आने लगी होंगी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या जरूरतें होती हैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। और जब कहा जाता है कि 360 डिग्री, या जिसको कहा जाता है होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमको पढ़ना चाहिए, तो वो क्या होता है, तो उन सब चीजों को आप साथ में लेके चल रहे हैं। आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि उन सभी चीजों का एक ही जगह समावेश कहाँ मिल सकता है, आपको इस फाउंडेशन कोर्स में मिल सकता है, जहाँ पे ना केवल मुख्य परीक्षा बल्कि प्रारंभिक परीक्षा की भी आपको तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपके इसमें इंक्लूड है, प्री की भी तथा मेंस की भी। मेंटरशिप का फीचर इसमें अवेलेबल है। आंसर राइटिंग आपकी चेक होगी, ये फीचर इसमें अवेलेबल है। ये जो कोर्स है ये कब से शुरू हो रहा है? ये कोर्स शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कौन सा कोर्स है? फाउंडेशन बैच है ये आपका। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इस कोर्स को लें तो आप कौन सा कोड यूज करें? कोड यूज करें आप MB लाइव। MB लाइव जैसे आप कोड यूज करेंगे तो ये कोर्स, इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 18,999 रुपए हो जाएगी। आगे की ओर चलते हैं। और ये चीज आपको पता है कि हम इन किताबों का आधार लेते हुए चल रहे हैं। आप पूछते हैं कि सर ये किताबें कहां से लें, तो डिस्क्रिप्शन में इन किताबों का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें आपको इन किताबों का लिंक देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे। यहाँ पे हम पहुंचे थे और यहाँ पे बात चली थी हमारी कि प्लेट क्या होता है, विवर्तनिकी क्या होता है और सिद्धांत क्या होता है। तो हमने देखा था कि प्लेट क्या होता है। प्लेट क्रस्ट का कुछ भाग है और ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा है। हमने ये भी देखा था दुर्बल मंडल के ऊपर जो आपको ठोस अवस्था में आपको चीज देखने को मिलेगी, आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको प्लेट कहेंगे। हमने विवर्तनिकी देखा। विवर्तनिकी में हमने देखा कि पृथ्वी में होने वाली हलचल को आप क्या कहोगे? विवर्तनिकी कहोगे। हमने सिद्धांत देखा। सिद्धांत का आपको पता है कि क्या अंतर होता है सिद्धांत में और नियम में। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है? एक सिद्धांत है। इस बात को आप गौर कीजिएगा, प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि इसकी भी आलोचना हो रही है, तथा हो सकता है जब आपके बच्चे यूपीएससी सीएससी की तैयारी करें तो वहां पे ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बाद भी कोई सिद्धांत वो पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी लगातार वैज्ञानिक डिस्कवरी कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नया हमको मिल जाए। तो हम ये बात कर रहे थे, प्लेट की हमने बात करी ली। प्लेट का आपको पता है कि जो दुर्बल मंडल है, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम बात करें, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये आपको भूपर्पटी देखने को मिली, ये आपको मेंटल देखने को मिला और ये कोर देखने को मिला। इस मेंटल में आपको एक मंडल देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दुर्बल मंडल। क्या नाम है इसका? दुर्बल मंडल। इस दुर्बल मंडल के ऊपर वाला जो भी हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये सब क्या है? ये सब, ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप कहोगे प्लेट। क्या कहोगे? इसी को प्लेट कहोगे। इसमें भूपर्पटी का कुछ हिस्सा देखने को मिल रहा है और मेंटल का ऊपरी मेंटल वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। हमने प्लेटों को कुछ आधार पे उनका विभाजन किया था। किस आधार पे प्लेटों का विभाजन किया हमने? हमने 2 आधार लिए थे, एक तो संरचना के आधार पर और एक आकार के आधार पर। संरचना के आधार पर हमने देखा था प्लेटें 2 भागों में विभाजित हो सकती हैं। किस प्रकार विभाजित हो सकती हैं प्लेटें? एक हमने देखा था महासागरीय प्लेटें हो सकती है, दूसरी हमने देखा था महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती हैं। जो महासागरीय प्लेटें हैं वो किससे निर्मित है? वो बेसाल्ट से निर्मित हैं। जबकि महाद्वीपीय प्लेटें किससे निर्मित हैं? वो निर्मित हैं ग्रेनाइट से। ये बात हुई थी। इसके बाद हमने आकार के आधार पर प्लेटों को बांटा था। आकार के आधार पर प्लेटों को 3 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। आपने देखा था वृहद प्लेटें, हमने देखा था छोटी प्लेटें और आखिरी में हमने देखा था सूक्ष्म प्लेटें। इसमें से कौन सा आपको याद रखना है? आपको याद होनी चाहिए 7 वृहद प्लेटें। 20 के आसपास संख्या किनकी है? छोटी प्लेटों की, तथा 100 से अधिक संख्या किसकी है? सूक्ष्म प्लेटों की। ये
डायग्राम आपकी कॉपी में अब बन जाना चाहिए, जिसमें आपको वृहद प्लेटें देखने को मिल रही है और कुछ कुछ छोटी और सूक्ष्म प्लेटें भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम लोग आगे चले थे। आगे चलने के बाद हमने ये देखा था कि जो प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, जो सही चीजें थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, या मैं कहूँ सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की, या मैं कहूँ पुरा चुंबकत्व की, इस प्रकार के जितने भी सिद्धांत दिए गए थे इससे पहले, उन सबको व्यवस्थित रूप में अगर करके एक साथ रख दिया जाए तो वो क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। व्यवस्थित रूप से किसने दिया था? व्यवस्थित रूप से ये दिया था पार्कर और मैकेंजी ने। और अव्यवस्थित रूप से किसने दिया था? तो हमने नाम पढ़ा था, एक हैरी हैस का नाम हमने पढ़ा था। इसके बाद जो हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे पहुंचे थे, जहां से यूपीएससी सवाल आपसे पूछता है और जो इस पूरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, एक हमने देखा था प्लेटों की गतिशीलता के कारण क्या है। तो प्लेटों की गतिशीलता का कारण हमने सबसे पहले देखा था पृथ्वी का घूर्णन हो सकता है। हमने देखा था ये कैसे हो सकता है पृथ्वी का घूर्णन। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अक्ष पे जब घूर्णन करती है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है? वो चल रही है पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर। और पश्चिम से जब पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी पे उपस्थित जो प्लेटें हैं वो इसके विपरीत दिशा में क्या करेंगी, गति करेंगी। तो जो प्लेट है उसकी आप गति देखेंगे वो कहां से कहां होगी, वो होगी पूरब से लेके पश्चिम की ओर। अच्छा, क्या ऐसा होता भी है? क्या ये बात सही भी है? तो हमने देखा था उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेटें हैं वो लगातार गति कर रही हैं। और किस दिशा में वो गति कर रही हैं? पश्चिम दिशा में गति कर रही हैं। कौन सी दो प्लेटें? उन प्लेटों का नाम है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, इनकी आप गति देखोगे तो कहां से कहां मिलेगी? पूरब से पश्चिम की ओर, या मैं कहूं इसको ईस्ट टू वेस्ट। यू आर द बेस्ट, है ना? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो प्लेटें हैं वो कहां गति कर रही हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका कारण क्या था? हमने देखा था पृथ्वी का घूर्णन एक इसका कारण है। अच्छा, इसका कोई साक्ष्य भी हमको मिला है क्या कि ये सही में गति कर रही है या नहीं? तो हमने देखा था, अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें या मैं कहूं इसके प्रमाण की अगर हम लोग बात करें इसके प्रमाण की अगर हम बात करें तो प्रमाण क्या मिलेगा इसका? हम देखेंगे अटलांटिक जो महासागर है, कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक ओशियन है उसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रकार कुछ एस आकार का आपको वो महासागर देखने को मिलेगा। और इसकी चौड़ाई, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो कटक देखने को मिलेगी। और एक कटक से लगातार मैग्मा का उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट लगातार किस ओर गति कर रही है? लगातार पश्चिम की ओर गति कर रही है। तो पहला हमने देखा था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दूसरा हमने क्या देखा था? आपको याद होगा गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। इस गुरुत्व बल में हमने कैलकुलेशन करके एक बात निकाली थी, अगर आपको याद हो, कि ध्रुवों पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है भूमध्य रेखा के मुकाबले। हमने देखा था जीपी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स एट पोल। गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे? ध्रुवों पे। और जीई का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स एट इक्वेटर। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कहां पे? भूमध्य रेखा पे या विषुवत वृत्त पे वो ज्यादा है। इसका मतलब आकर्षण की शक्ति, आकर्षण की शक्ति कहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? आकर्षण की शक्ति आपको देखने को मिलेगी ज्यादा ध्रुवों पे। कहां पे? ध्रुवों पे।
इसका मतलब पृथ्वी पे कोई भी अगर प्लेट यहां पर है तो ये किसकी तरफ खिंचती हुई चली जाएगी, ध्रुवों की ओर खिंचती हुई चली जाएगी। तो वैगनर साहब ने हमको दो बल बताए थे, उसमें से एक बल उन्होंने बताया था ज्वारीय बल और दूसरा बल उन्होंने बताया था बायंसी फोर्स, प्लवनता का बल। तो वैगनर साहब ने जब बताया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि एक बल जिम्मेदार है प्लेटों का किस तरफ जाने के लिए, पश्चिम की ओर जाने के लिए, और दूसरा बल जिम्मेदार है इनका उत्तर की ओर जाने के लिए। ये सारी प्लेटें ध्रुवों पे होती, लेकिन हमें ये पता है कि सिर्फ गुरुत्व बल ही जिम्मेदार नहीं है प्लेटों की गतिशीलता के पीछे। प्लेटों की गतिशीलता के पीछे गुरुत्व बल के अलावा भी बहुत सारे बल जिम्मेदार हैं, इसलिए सारी प्लेटें आपको ध्रुवों पे देखने को नहीं मिलती। इसके बाद हमने तीसरा कौन सा देखा था, तीसरा आपने देखा था संवहन धारा। संवहन धारा, संवहन धारा पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था ये एक प्लेट है स्थल मंडल की, और स्थल मंडल की प्लेट के नीचे से लगातार दुर्बल मंडल में आप देखोगे संवहन धाराएं इस प्रकार ऊपर आ रही है, आया ना, वो इसको धीमे धीमे पिघलाएंगे, उसको तोड़ना शुरू करेंगे और ये टकरा के संवहन धाराएं इस प्रकार घूम जा रही हैं, आया ना। धीमे धीमे ये जो प्लेट है ये टूट जाएगी, टूट जाएगी तो आपको अगले मूवमेंट पे आपको किस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी, आपको कुछ इस प्रकार ये देखने को मिलेगा कि ये प्लेट इस प्रकार हो चुकी है और इसी का दूसरा हिस्सा ये इस प्रकार हो चुका है। आप देखेंगे संवहन धाराएं अब भी यहां पे आ रही हैं, इस प्लेट की गति इस तरफ हो जाएगी, इस प्लेट की गति इस तरफ हो जाएगी। क्यों हो पाया है, क्योंकि नीचे से क्या आ रही है, लगातार नीचे से आ रही है संवहन धारा, संवहन धारा। तो इन संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में आपने देखी कि क्या हो रही है, लगातार गति हो रही है। हमने एक और चीज आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि प्लेटों को क्या कर देता है, थिनिंग कर देता है, प्लेटें क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। संवहन धारा के बाद हमने चौथा पॉइंट क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो चौथा पॉइंट हमने देखा था स्लैब, स्लैब पुल एंड स्लैब पुश, स्लैब दबाव, स्लैब दबाव तथा स्लैब खिंचाव, ये हमने देखा था। हमें पता है कि दो तरह की प्लेटें आपको देखने को मिलती है संरचना के आधार पर, और वो प्लेटें कौन कौन सी है, महासागरीय प्लेटें आपको देखने को मिलेगी तथा महाद्वीपीय प्लेटें आपको देखने को मिलेगी। जब ये महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें हमने देखा था किसकी निर्मित होती हैं, हमको पता है कि जो महाद्वीपीय प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, अगर मैं इसको कहूं ये है महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरी मैं बताऊं आपको, दूसरी प्लेट का नाम महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। तो ये जो महाद्वीपीय प्लेट है इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से, वहीं पे अगर मैं महासागरीय प्लेट को कहूं तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट से। अगर घनत्व की बात की जाए तो मुझे अच्छे से पता है कि बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा होता है किसके मुकाबले, ग्रेनाइट के मुकाबले, ये भारी होता है। तो नीचे अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो नीचे हमेशा कौन सी प्लेट जाएगी, बेसाल्ट की। क्यों जाएगी, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, ये भारी है। तो अगर हम देखेंगे ये आज भी हम लोग जब प्लेट सीमाएं पढ़ेंगे तब भी हमारे बहुत काम में आएगा। ये समझिए ये आप है ओशियनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट है, और यह है कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है। ये दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। हम देखेंगे कुछ करोड़ों साल बाद क्या स्थिति उत्पन्न होगी। ओशियनिक प्लेट यहां पर है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो नीचे चली गई है। तो स्लैब खिंचाव आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये स्लैब खिंचाव हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लैब पे दबाव पड़ रहा है। तो स्लैब पुल और स्लैब पुश हमने पढ़ा था, और आखिरी में हमने पढ़ा था मेंटल प्लूम।
मेंटल प्लूम क्या होता है, कुछ कुछ संवहन धाराओं जैसा होता है ये, लेकिन एग्जैक्टली संवहन धारा आप इसको नहीं कह सकते। इस प्रकार की आकृति है ये, मशरूम जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। और ये किससे निर्मित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीचे संवहन धाराओं में से क्या आ रहा होगा, यहाँ पे जो अर्ध तरल अवस्था में आके इसको बार बार टकरा रहा होगा। जब ये प्लेट को तोड़ देगा तो अपने हिसाब से गति करना शुरू करवा देगा। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, प्लेटों में गतिशीलता आ रही है। फिर हमने देखा था कि प्लेटों में जो गति होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष और दूसरी होती है प्लेटों को एक दूसरे के सापेक्ष। तो हमने जब देखा था कि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष कैसे प्लेटें गति करती हैं, तो आपको फिर से वही वाला डायग्राम याद आ रहा होगा कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी के अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या कर रही है, लगातार गति कर रही है। तो जो प्लेटें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही हैं। ये एक प्रकार की गति हुई। फिर हमने देखा था प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष कितने प्रकार से गति कर सकती हैं, तो हमने वो देखा था वो 3 प्रकार से गति कर सकती हैं। पहला हमने देखा था अभिसारी प्लेट गति, या अभिसारी को अंग्रेजी में कहा जाता है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। अपसारी इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट, और इसको कहा जाता है समानांतर। और इसको कहा जाता है पैरेलल। ये बातें हमारी हो चुकी थी। हमने ये भी देखा था कि जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो आप इसको क्या कहोगे, अभिसारी कहोगे। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये हो जाएंगी अपसारी। जब प्लेटें एक दूसरे के सहारे सरक रही हैं तो इसको आप समानांतर कहोगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसपे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वो किस प्रकार की प्लेट गति है, वो है अभिसारी प्लेट गति, या इसको मैं कहूं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। संरचना के आधार पर मैं अगर बात करूं तो प्लेट 2 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, एक आपको देखने को मिलेगी महासागरीय, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी महाद्वीपीय। ठीक है, हमें यह भी पता है जो महासागरीय प्लेटें हैं इनका निर्माण किससे हुआ है। महासागरीय जो प्लेटें हैं इनका निर्माण हुआ है बेसाल्ट से, जबकि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं इनका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से। और द्रव्यमान भी आपको पता है किसका अधिक है, किसका कम है। यहां बात कर रहे हैं हम लोग अभिसारी प्लेट गति के बारे में। अभिसारी प्लेट गति मतलब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। 2 प्लेटें एक दूसरे के क्या आ रही हैं, करीब आ रही हैं। अब ऐसा कब हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं, या ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है। एक तरफ आप सोचिए, एक प्लेट है आपकी महाद्वीपीय, दूसरी प्लेट भी हो सकता है कैसी हो, महाद्वीपीय। ठीक है, एक प्लेट हो सकता है हो महासागरीय, और दूसरी प्लेट हो सकता है कैसी हो, महाद्वीपीय। और एक केस और हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि ये प्लेट भी हो महासागरीय, और दूसरी जो प्लेट है ये भी क्या हो, महासागरीय। और ये किस प्रकार गति कर रही होंगी, हमें पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं अभिसारी प्लेट गति के बारे में।
तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रही होंगी, एक दूसरे से करीब आ रही होंगी। तो ये हो सकते हैं 3 प्रकार के केसेस आपको मिल सकते हैं कि क्या हो। एक तो हो आपके पास महाद्वीपीय प्लेट, और महाद्वीपीय प्लेट किसके पास आ रही हो, महाद्वीप की प्लेट के पास ही आ रही हो। दूसरा हो सकता है कि महासागरीय प्लेट किसके पास आ रही हो, महासागरीय प्लेट के पास आ रही हो। तीसरा हो सकता है महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के पास आ रही हो। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे प्लेट महाद्वीपीय हो और ये वाली प्लेट महासागरीय हो, लेकिन आप वैसे देखोगे तो क्या हो रहा है, एक तरफ प्लेट महासागरीय, दूसरी तरफ प्लेट महाद्वीपीय, तो इसलिए चौथा केस यहाँ पे नहीं बनता है। तो बेसिकली 3 केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए केस है वो है ये वाला। कौन सा वाला, जिसमें दोनों प्लेटें अलग अलग है। हालांकि हम तीनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट गति। इसको आगे लेते हुए चलते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस देखेंगे, है ना, कि ऐसा हो रहा होता तो क्या होता, अगर वो यहां होती तो क्या होता, है ना, वो वाली बातें। इस तरीके से हम लेते हुए इसको आगे चलेंगे। आपके पास प्लेट है महासागरीय, और दूसरी जो आपके पास प्लेट है महाद्वीपीय। और ये किस प्रकार की गति कर रही है, ये एक दूसरे के करीब आ रही है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है। यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं जब ये एक दूसरे के करीब आ रही है तो क्या होगा। जैसे ये करीब आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो सबसे पहले तो क्या होगी, इनके बीच में टक्कर होगी। हमको ये समझ में आया कि इनके बीच में अगर अभिसरण हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, अगर अभिसरण हो रहा है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो होगी टक्कर। या इसके लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द हम लोग यूज में लेते हैं जिसको बोला जाता है कॉलिजन। कॉलिजन, टक्कर का मतलब ये समझो कि एक्सीडेंट जब होता है तो क्या होती है, टक्कर होती है। तो यहाँ पे भी वही तो हो रहा है। एक तरफ से आप समझो कि आपकी फॉर्च्यूनर आ रही है, दूसरी तरफ से आपकी स्कॉर्पियो आ रही है, और दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, टकरा रही है। क्या हो गई, टक्कर हो गई। अब जब टक्कर होगी तो हमें पता है जैसे टक्कर होगी तो इनके बीच में जो ऊर्जा है वो क्या होगी, विमुक्त होगी। भाई जब दो गाड़ियां आ रही थी, दोनों गाड़ियां ठीक ठाक से स्पीड में थी, एक 70 में आ रही थी फॉर्च्यूनर, और जो स्कॉर्पियो वो 80 पे आ रही थी, दोनों टकराएंगी तो जो ऊर्जा थी वो विमुक्त होगी। तो ये प्लेट इस तरफ आ रही है, प्लेट इस तरफ आ रही है, दोनों के बीच में टक्कर हो गई तो क्या होगी, ऊर्जा का विमुक्तन होगा। ऊर्जा निकलेगी यहाँ से, जो एनर्जी है वो जनरेट होगी यहाँ पे। तो जो ऊर्जा का विमुक्तन होगा वो किस रूप में होगा, वो होगा तरंगों के रूप में। किस रूप में होगा वो, तरंगों के रूप में। जैसे तरंग देखा तो दिमाग ने पी और एस तरंगों आपको बताने की कोशिश की होगी। अब पी और एस तरंग कब आ सकती है, जब क्या है, भूकंप आए। इसका मतलब तरंगों के द्वारा अगर ऊर्जा का विमुक्त हो रही है तरंगों द्वारा तो क्या आएगा यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ पे आएगा भूकंप, जो आना स्वाभाविक भी है। आप सोचिए, आप इस स्कॉर्पियो की छत पे बैठे थे और आपसे आके फॉर्च्यूनर की गाड़ी टकरा गई। आप भी जा रहे थे 70 की स्पीड से, ये भी आ रही थी 80 की स्पीड से, दोनों टकराई। तो आप ऊपर क्या बैठे रहेंगे, अगर आप बैठे भी रहे, आपने सोचिए कि आपने अपने आप को रस्सी से बांधा हुआ है, तब भी आपको क्या होगा, वाइब्रेशन फील होगा। गाड़ी जो टकराएगी तब ऊर्जा का विमुक्त होगी बहुत सारी, और आपको तरंगे महसूस होंगी। आपको कैसा लगेगा, कुछ भूकंप जैसा। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरण करती हैं, इनके बीच में जब टक्कर होती है तो सबसे पहले जब भूकंप आते हैं, ये कैसे भूकंप होते हैं, ये भूकंप होते हैं छिछले। कैसे होते हैं, छिछले।
अंग्रेजी में इनको कहा जाता है शैलो। हालांकि ये भूकंप वाले चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, लेकिन आप ये समझिए कि वो भूकंप जो सतह से सिर्फ 50 किलोमीटर की नीचे उनका क्या रहे, उनका फोकस रहे, तो वो कैसे भूकंप होते हैं, छिछले भूकंप होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको भूकंप देखने को मिलेंगे वो शैलो मिलेंगे, वो छिछले भूकंप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से महासागरीय प्लेट आई, दूसरी तरफ से महाद्वीपीय प्लेट आई, उनके बीच में अभिसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है तो पहले उसके बाद टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद जो ऊर्जा है वो विमुक्त होगी, और ऊर्जा का जो विमुक्त होगी वो किस रूप में होगी, तरंगों के रूप में होगी, और जब तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलेगी तो क्या आएगा, यहाँ पे भूकंप आएगा। अच्छा, ये किस प्रकार के भूकंप होंगे, ये भूकंप होंगे जो छिछले शैलो अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये पहला केस हमने देखा, अगला केस क्या हो सकता है समझिए, इसके बाद क्या होगा। फिर से वही लिया जाए, एक तरफ आपने ली महासागरीय, दूसरी तरफ आपने लिया महाद्वीपीय। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जब इनके बीच में टक्कर होगी, जब इनके बीच में क्या होगी, टक्कर होगी, तो कुछ टूट फूट होगी या नहीं होगी। जब दो गाड़ियां टकराएंगी तो गाड़ियों के शीशे टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, गाड़ियों की जो बॉडी है उसमें से भी कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये चीजें होंगी कि कुछ चीजें टूटेंगी। कब टूटेंगी, जब इनके बीच में कौन सी गति हो रही हो, अभिसरण की गति हो रही हो। तो कुछ टूट फूट होगी, ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, प्लेटों में अगर टूट फूट होगी तो उसको आप क्या कहोगे, उनको हमें पता है कि उनको कह सकते हैं हम लोग क्या, अवसाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवसाद कह सकते हैं। तो जब ये गति करेंगे तो अवसाद आएंगे। इन अवसादों पे क्या होगा सोचिए, ये अवसाद यहाँ पे आते जा रहे हैं, ये अवसाद है, बहुत सारे अवसाद हैं यहाँ पे। दोनों प्लेटें अवसादों को क्या कर रही हैं, दबाने की कोशिश कर रही हैं। क्या कर रही हैं, दबाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे समझिए कि आपने एक तरफ से हाथ, आपका एक तरफ का हाथ है, दूसरी तरफ का हाथ है, और बीच में आपने क्या कर लिया, आपने जो फोम होता है, फोम समझते हैं, फोम जो होता है जिसको हम तकिए में यूज करते हैं, गद्दों में यूज करते हैं, आपने दोनों हाथों में ऐसे फोम को दबा लिया। अब आप हाथ पास में लाते जा रहे हैं तो वो फोम क्या होगा, उस फोम को आप देखोगे इस प्रकार उठ जाएगा, वो है ना, इस प्रकार वो उठ जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपके दोनों हाथ है, बीच में फोम रखा है, तो जब दोनों प्लेटें करीब आ रही हैं तो ये फोम क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, हाँ ऊपर उठ जाएगा। लेकिन ऊपर ये उठा क्यों, क्योंकि इस पे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा। किस प्रकार का बल होता है ये, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंप्रेशनल फोर्स। क्या कहा जाता है इसको, कंप्रेशनल फोर्स, या मैं कहूं संपीड़नात्मक बल, या मैं कहूं इसको कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमने देखा अभिसरण हो रहा था, अभिसरण के कारण जो भी अवसाद थे उन पे कौन सा बल लगने लगा, कंप्रेशनल फोर्स लगने लगा या संपीड़नात्मक बल लगने लगा। जब संपीड़नात्मक बल इनमें लगने लगेगा तो इनका क्या होना शुरू होगा, उत्थान, ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि पहले अवसाद थे, अवसादों पे लगने लगा कंप्रेशनल फोर्स या संपीड़नात्मक फोर्स। अब ये इनका क्या होगा, ये ऊपर उठने लग जाएंगे, ऊपर उठने लग जाएंगे। कौन ऊपर उठने लग जाएंगे, तो हमें पता है अवसादों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऊपर उठने लग जाएंगे। क्या मैं कह दूं एक ही शब्द में, तो इनका क्या हो जाएगा, उत्थान। क्या हो जाएगा इनका, उत्थान। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो आपको देखोगे कि एक पर्वत जैसी आकृति धारण कर लेंगे। अब एक और चीज आ गई कि सर ये पर्वत क्या होता है। देखो, पर्वत आप ऐसे कहोगे, ऐसी आकृति जिनका जो बेस है
जिनका जो आधार है वो तो कैसा है, चौड़ा है, जिनका शिखर है वो कैसा आपको नुकीला देखने को मिल रहा है, और जिनकी भुजाएं आपको कुछ इस प्रकार दिखनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो ऊंचाई है वो करीब करीब होनी चाहिए 1100 मीटर के आसपास। एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो आसपास वाला जो क्षेत्र है इससे कैसे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे पूरी भूमि भूमि ही यहां तक है, ऐसा होगा तो इसको आप पर्वत नहीं कहोगे। आसपास वाले क्षेत्र से ये ऊंचाई पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जब ये अवसाद ऊपर उठना शुरू होगा, इनका उत्थान होना शुरू होगा, तो क्या बन जाएंगे ये ऊपर जाके पर्वतों का निर्माण कर लेंगे। किनका निर्माण कर लेंगे, पर्वतों का निर्माण यहाँ पे कर लेंगे इस प्रकार। और ये क्यों बने, ये देखोगे आप, ऐसे अवसाद अवसाद आपको इस प्रकार अरेंज होते हुए दिखेंगे। इस प्रकार के पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत, या इसको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। क्या कहा जाता है इनको, वलित पर्वत कहा जाता है, या इनको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। देखो मैं आपको समझाने के लिए ये बताता हूं कैसे होता है ये है, ये क्या है, प्लेटें हैं, ठीक है ना। इसमें आधी को आप मान लीजिए कि ये महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरी को मान लीजिए महासागरीय प्लेट है। ये लगातार एक दूसरे की ओर आ रही है। बीच में यहाँ पे अवसाद रखे हुए थे, वो अवसाद यहाँ पे रखे हुए हैं। जब एक दूसरे की ओर आएंगी और अवसादों पे कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़ात्मक बल लगने लगेगा, तो ये जो आपको आकृति दिख रही है इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, लगातार प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो आप देखोगे ये जो अवसाद वाला हिस्सा ये कहाँ उठना शुरू हो गया, ये ऊपर उठना शुरू हो गया। किसका निर्माण हो गया, वलित पर्वतों का निर्माण हो गया है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि कैसे हुआ ये। वलित पर्वतों का निर्माण कब होता है, जब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, उनका अभिसरण होगा। अभिसरण होगा तो जो अवसाद होंगे उन पे किस प्रकार का बल लगेगा, संपीड़ात्मक बल लगेगा। ये जो अवसाद है ऊपर उठना शुरू होंगे, इनका उत्थान होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उत्थान होना शुरू होगा, ये इनके आधार आप देखोगे तो चौड़ा है, और शिखर जो है वो बहुत ही पतला नुकीला आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप क्या कहोगे, पर्वत। चूंकि अवसादों से बने, अवसादों की बहुत सारी लेयर से बने, परतों से बने, तो इनको किस प्रकार के पर्वत आप कहोगे, वलित पर्वत कहोगे। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि वलित पर्वतों का निर्माण यहाँ पे कैसे हो गया। आगे की ओर चलते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे छोटी सी आप ये ध्यान रखिए, जो महासागरीय प्लेट है वो भारी है या वो हल्की है। तो हमें पता है महासागरीय प्लेट तो भारी है और महाद्वीपीय प्लेट हल्की है। जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरण करेंगी तो ये जो आपको वलित पर्वत देखने को मिल रहा है ये इस प्रकार बनेगा। देखिए ये प्लेट थी ओशनिक प्लेट, और दूसरी तरफ है आपके पास कॉन्टिनेंटल प्लेट। यहां पे क्या बनना शुरू होगा, वलित पर्वत बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, ओशनिक प्लेट कहां चली जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। ऊपर कौन सी प्लेट रहेगी, सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट रहेगी। तो जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है वो कहां पे होता है, हमेशा महाद्वीपीय प्लेट पे होता है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे कि वलित पर्वत आपको कहां देखने को मिलेंगे, वलित पर्वत आपको देखने को मिलेंगे महाद्वीपीय प्लेट पे, महाद्वीपीय प्लेटों पे। यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दो चीजें हमने समझ ली, अब चलते हैं तीसरी चीज पे। फिर से वही दो प्लेटें लेनी है। कौन सी दो प्लेटें थी हमारी, हमें पता है कि हमारे पास एक प्लेट है महासागरीय, और दूसरी जो प्लेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय ये किस प्रकार की गति कर रही है, अभिसरण की गति कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। ठीक है, अब जब एक दूसरे से पास आ रही है तो हमको ये भी पता है कि ये भारी प्लेटें कहां चली जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। तो इसके बाद की स्थिति अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी।
ओशियनिक प्लेट है ये, और इसके ऊपर आपको कौन सी प्लेट देखने को मिलेगी? कहा जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। वलित पर्वतों का निर्माण हो चुका है, नीचे जा रही है, आप देख पा रहे हो। और ओशनिक प्लेट है तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बिल्कुल पता है कि यहाँ पे ओशनिक प्लेट है तो यहाँ पे पानी होगा, पानी होगा। नीचे जा रही है, एक गड्ढा बन रहा है, एक घाटी बन रही है, एक खाई जैसा कुछ बन रहा है। इसी को हमने क्या नाम दिया था, अगर आपको पुरानी क्लास याद है, इन आकृतियों को हमने नाम दिया था ट्रेंच। क्या नाम दिया था? ट्रेंच। याद कीजिए सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत में हम जब गए थे तो हमने एक डायग्राम देखा था। कौन सा डायग्राम देखा था अगर आपको याद है तो? हमने इस प्रकार का एक डायग्राम देखा था। संवहन धाराएं जब ऊपर आ रही हैं तो प्लेटों को तोड़ के अलग कर रही है। ये प्लेटें यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पे जा रही है, मतलब हमने देखा था जो महासागरीय जो प्लेट है वो कहाँ जा रही है? महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जा रही है। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ट्रेंचों का निर्माण हो रहा है। तो हमें पता है कि ट्रेंचों का निर्माण होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ट्रेंचों का निर्माण यहाँ पे क्यों हो पाता है? तो इसका रीजन है ये, इसका रीजन है ये कि महासागरीय जो प्लेट है क्योंकि वो भारी है, इसका घनत्व तो ज्यादा है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम है, तो ये ट्रेंच कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। अच्छा, ये कहाँ जा रही है? हमें पता है ये सर नीचे की ओर जा रही है। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग गहराई में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग गहराई में बढ़ेंगे क्या होगा? तापमान, तापमान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। आया ना? तापमान में क्या होने लगी? बढ़ोतरी होने लगी। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी ये सब अर्ध तरल अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। अर्ध तरल अवस्था में इसको मैं क्या कहूंगा? मैग्मा कहूंगा। तो यहां पे जैसे जैसे प्लेट नीचे आती जाएगी जो मैग्मा है ये भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसकी जो मात्रा है लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि हमने देखा जो महासागरीय प्लेट है वो लगातार नीचे आ रही है, गहराई में आ रही है, गहराई में आ रही है तो वहां का तापमान बहुत अधिक है, तापमान बहुत अधिक है तो मैग्मा की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जाएगी। इसके एक और चीज यहाँ पे समझिए कि अगर ये महाद्वीपीय प्लेट ना होके, ये महासागरीय प्लेट ना होके अगर महाद्वीपीय प्लेट होती तो इतना नीचे नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? इसलिए क्योंकि उसका घनत्व जो है वो काफी कम होता है। महासागरीय प्लेट का घनत्व बहुत अधिक है तो पृथ्वी क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींचेगी। किस बल से कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तापमान इसका बढ़ता जाएगा और एक इसमें बदलता जाएगा, मैग्मा में बदलता जाएगा। और जब मैग्मा में बदलता जाएगा तो मैग्मा की जो मात्रा है वो लगातार कैसी होती जाएगी? वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि निर्माण किसका हुआ? ट्रेंचों का निर्माण हुआ। और लगातार मैग्मा में क्या हो रहा है? मैग्मा की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी चीज और है उसको भी यहीं पे हम समझ लेते हैं। वो छोटी सी चीज क्या है? ये जो यहाँ पे ओशनिक प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है तो इसमें पानी होगा। ये पानी ट्रेंच के माध्यम से नीचे आने की कोशिश करेगा और इसको बोला जाता है अंग्रेजी में पर्क्यूलेशन। क्या बोला जाता है? पर्क्यूलेशन इसको कहा जाता है, पर्क्यूलेशन कहा जाता है। और हम इसको ये कह सकते हैं कि पानी धीमे धीमे छन के नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या होता है? पानी पहले कहाँ पे मिलेगा आपको? सतह पे देखने को मिलेगा पानी, लेकिन कुछ समय बाद वो जो पानी है वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। ग्राउंड वाटर में कैसे जाता है? वो इसी पर्क्यूलेशन के माध्यम से चला जाता है। तो पानी धीमे धीमे छन के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी पानी कहाँ जाने की कोशिश करेगा? नीचे जाने की कोशिश करेगा। जब पानी नीचे जाने की कोशिश करेगा, कौन जाने की कोशिश कर रहा है नीचे? पानी। पानी कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएगा क्या बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है। तो पानी का अगर तापमान में बढ़ाऊंगा तो पानी किस में बदल जाएगा? जल वाष्प में बदल जाएगा। हाँ या ना? अब सोचिए क्या हो गया? मैग्मा है नीचे बहुत सारा, जल वाष्प है नीचे बहुत सारी। धीमे धीमे क्या होगा? ये मैग्मा का तापमान इतना बढ़ जाएगा इस जल वाष्प के कारण कि अब ये मैग्मा नीचे नहीं रह पाएगा। और जब ये मैग्मा नीचे नहीं रहा तो क्या होगा?
ये बाहर आ जाएगा। और बाहर किस रूप में आएगा? ज्वालामुखी के रूप में आएगा। तो ज्वालामुखी जब फटते हैं तो आप देखोगे कि मैग्मा तो बाहर आएगा ही, साथ ही साथ उसके साथ क्या बाहर आएगा? उसके साथ जल वाष्प भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उस जल वाष्प का कारण आपको पता लग गया है। और मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो अगर ये जल वाष्प नहीं होते तो शायद ये मैग्मा बाहर इतने अच्छे से नहीं आ पाता, ज्वालामुखी इतना विस्फोटक नहीं होता। तो जल वाष्प क्या करते हैं? इस मैग्मा को बाहर निकालने में काफी मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि जल वाष्प, जल जैसे जैसे नीचे जाएगा, पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, जल वाष्प बनते जाएंगे। और जल वाष्पों के पास एक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? उस ऊर्जा को नाम से जाना जाता है, उसका नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। और इस गुप्त ऊष्मा के कारण ये जल वाष्प क्या करते हैं? इस मैग्मा को बोलते हैं चल भाई बाहर चलते हैं, यहाँ पे अब अच्छा नहीं लग रहा है, दम घुट रहा है मेरा। तो मैग्मा को लगता है कि यार ठीक है यार चला जाए, ये जब कह रहा है जल वाष्प तो बाहर आता है और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। यहाँ पे एक शब्द और आपको याद रखना है, उसको कहा जाता है सबडक्शन। क्या कहा जाता है उसको? सबडक्शन। देखिए मैं जितने भी ज्योग्राफी के शब्द होंगे ना उसको आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा। उसको कहा जाता है सबडक्शन, या उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेपण। क्या कहा जाता है उसको? क्षेपण। सबडक्शन या क्षेपण का मतलब यह है कि ऐसी प्लेट जिसका घनत्व अधिक था, जिसकी डेंसिटी अधिक थी, वो कहाँ जाएगी? नीचे की ओर जाएगी, किसी दूसरी प्लेट के नीचे की ओर जाएगी। तो जब नीचे की ओर जा रही है ये, तो इसकी को आप क्या बोलोगे? सबडक्शन कहोगे, या इसी को आप क्या कहोगे? क्षेपण कहोगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए कि ज्वालामुखी कैसे होता है और ज्वालामुखी में जल वाष्प का क्या रोल आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज और समझिए कि जब ये प्लेट नीचे की ओर आ रही है, लगातार किससे टकरा रही है? ये महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है। और जब महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही है तो बीच में क्या हो रहे होंगे? घर्षण हो रहा होगा। लगातार जब घर्षण होता जाएगा और ये प्लेट नीचे पहुंच के क्या हो रही है? मैग्मा में बदल रही है। तो इस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे भी भूकंप आएंगे। क्या आएंगे? भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। और अब जो भूकंप आते हैं, पहले हमने देखा था जो भूकंप आए थे वो छिछले भूकंप है। यहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो अधिक गहराई वाले भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। अधिक गहराई मतलब 1000 किलोमीटर नीचे उसका आपको क्या देखने को मिलेगा? फोकस आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हमने ये समझा कि जब प्लेटें अभिसरण करती हैं, जब प्लेटें क्या करती हैं? अभिसरण करती हैं, तो उसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं। उसमें 3 केस हो सकते हैं, हमने देखा। हो सकता है महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट के करीब जाए, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के करीब जाए, या महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के करीब जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो हमने देखा कि महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट दोनों एक दूसरे के करीब आ रही है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रही है तो आपको भूकंप देखने को मिलेगा। भूकंप छिछले भूकंप भी देखने को मिल सकता है और गहराई में भूकंप देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं। ज्वालामुखी क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, क्षेपण हो रहा है, जिसके कारण जो महासागरीय वाली जो प्लेट है वो नीचे की ओर जा रही है और मैग्मा की जो मात्रा है उसमें लगातार क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जल वाष्प भी मौजूद है, तो जल वाष्प क्या करेंगे? जल वाष्प भी इस चीज को बढ़ावा देंगे, जिससे ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक हो जाता है। ये सारी चीजें हम समझ गए। अब समझते हैं इसके साक्ष्य क्या है, इसके प्रमाण क्या है। क्या ऐसा सही में होता है या फिर सिर्फ हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है? तो हम चलते हैं हमारे जो विश्व का नक्शा था इसकी ओर चलते हैं। आपको ये याद होगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और यहाँ पे प्रशांत महासागर की प्लेट है। अब हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे भी ये जो प्लेट है ये किस दिशा में गति कर रही है? पश्चिम की दिशा में। जो प्रशांत महासागर की प्लेट है वो इस दिशा में गति कर रही है। इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? अभिसरण देखने को मिल रहा है। ये जो उत्तरी अमेरिका की प्लेट है और दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, जब इस तरफ जाएगी तो क्या होगा? एक तो हमको पता है कि नवीन वलित पर्वत होने चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रॉकीज और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंडीज। रॉकीज और एंडीज क्या है? पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है।
तो रॉकीज और एंडीज कैसे पर्वत है, मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रॉकीज और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंडीज। रॉकीज जो एंडीज हैं ये कैसे पर्वत है, ये है वलित पर्वत। तो हमने देखा था वलित पर्वतों का निर्माण होना चाहिए और ये निर्माण हो रहा है, हमको इसका कारण भी पता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी थी यहाँ पे भूकंप आने चाहिए। तो क्या यहाँ पे भूकंप आता है, आप देखोगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भूकंप से लगातार प्रभावित होते रहते हैं और स्पेशली ये वाला जो इलाका है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ज्वालामुखी कैसे देखने को मिलता है, ज्वालामुखी आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट कोटोपॉक्सी। माउंट, ये इसको माउंट को MT लिखा जाता है, माउंट कोटोपॉक्सी। ये माउंट कोटोपॉक्सी क्या है, ये ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो क्या होगा, बहुत सारा जो लावा है वो बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा और उससे क्या होगा, एक ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, उससे पर्वत का निर्माण होता है, तो वो पर्वत बन जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया, माउंट कोटोपॉक्सी। इसका मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी भी आते होंगे। एक और चीज हमने देखी थी, यहाँ पे ट्रेंच होनी चाहिए। तो आप ट्रेंच यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंच देखने को मिलेंगी, दो फेमस ट्रेंच है। और देखो पहाड़ों को तो इस प्रकार बनाया जाता है चित्र में और ट्रेंचों को उल्टा त्रिभुज के आधार पे हम बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगी पेरू ट्रेंच। कौन सी ट्रेंच देखने को मिलेगी, पेरू ट्रेंच। भूकंप आ रहे हैं, भूकंप यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमने देखा साहब भूकंप आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंचों का निर्माण हो रहा है, तो हमने देखा हाँ साहब ट्रेंचों का निर्माण भी हो रहा है। ज्वालामुखी, तो हमने देखा ज्वालामुखी भी है, माउंट कोटोपॉक्सी उसका उदाहरण है। इसके बाद क्या बना, वलित पर्वत। तो हमने देखा रॉकीज और एंडीज इस वलित पर्वत वाली बात को भी हमारी को सिद्ध कर रहे हैं। तो चारों बात सिद्ध हो गई, इसीलिए ये माना जाता है कि अभी तक जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है वो सही है। तो सारी बातें हमारी सिद्ध करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसने सारी चीजें हमको बता दी कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। और अभिसरण इन दोनों प्लेटों का हो रहा है, एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट देखने को मिल रही है, दूसरा महासागरीय प्लेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था कौन सी प्लेट गति, ये हमने पढ़ा अभिसारी प्लेट गति। इसी प्रकार हम अगली क्लास में कौन सी गति पढ़ेंगे, अपसारी, और अपसारी के साथ साथ हम पढ़ेंगे समानांतर। वो दोनों इतने बड़े नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट और जितना बड़ा अभिसारी प्लेट सीमा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। आप अच्छे से ऐसे देख सकते हैं, देखो चीजें पढ़ने का मजा तभी आता है कि तब तुरंत की तुरंत आपको इसका क्या मिलने लग जाए, रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो आपने पढ़ा कि यहाँ पे भूकंप आते हैं, तो आप देखिए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के इस क्षेत्र पे, जिसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे भूकंप आते हैं या नहीं आते। तो आप जैसे गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाले क्षेत्र लगातार यहाँ पे आपको भूकंप के झटके महसूस होंगे। हमने देखा था कि अवसादों पे संपीड़नात्मक बल लगेगा, कंप्रेशनल फोर्स लगेगा, जिसके कारण उनका उत्थान हो जाएगा और वो किस में बदल जाएंगे, वलित पर्वतों में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे वलित पर्वत आपको देखने को मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं, जिनका नाम क्या है, रॉकीज और एंडीज उनका नाम है। हमने देखा था यहाँ पे ज्वालामुखी होगा और ज्वालामुखी में दो चीजें आपको रिजल्ट होनी चाहिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक, वहां पे क्षेपण होना चाहिए, वहां पे सबडक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ वहां पे जल वाष्प होना चाहिए। तो हमने देखा जल वाष्प कहां से आ जाएगा, प्रशांत महासागर से आ जाएगा। और सबडक्शन किसका हो रहा है, सबडक्शन प्रशांत महासागर की प्लेट का हो रहा है, किसके नीचे हो रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच। तो यहाँ पे ज्वालामुखी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे ज्वालामुखी है, तो हमने नाम देखा कि हाँ साहब एक ज्वालामुखी शंकु आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, माउंट कोटोपॉक्सी। तो ज्वालामुखी वाली बात भी हमारी सही हो गई। तो हमारी अगर सारी ट्रेंचों का निर्माण होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने देखा हाँ साहब ट्रेंचों का निर्माण भी हो रहा है। ट्रेंचों के निर्माण में आप देखोगे पेरू ट्रेंच आपको मिलेगी, चिली ट्रेंच आपको देखने को मिलेगी। और पेरू और चिली कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आपको उत्तरी अमेरिका के पास में भी ट्रेंच देखने को मिल रही है। तो हमने जितनी चीजें पढ़ी अभिसरण में जो होनी चाहिए वो सारी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, इन दो प्लेटों के अभिसरण वाली जो सीमा है, जो क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने जो बातें हमको बताई वो कैसी बताई हैं, सही बताई हैं। तो अभिसरण तक हमने अच्छे से समझ लिया है कि अभिसरण सीमाएं कैसी हो सकती हैं, अभिसरण किन किन का अभिसरण हो सकता है। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में
जो बाकी के जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है हमने देखा, हमने अभी कौन सा पढ़ा है, अभिसारी पढ़ा है, लेकिन अपसारी और समानांतर जो सीमा है वो बची हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारी अपसारी, या जिनको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहूं या कहूं समानांतर प्लेट बाउंड्री, ये दोनों प्लेट बाउंड्री हम पढ़ेंगे। बहुत सारे जैसे आज उदाहरण देखे ऐसे नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, और ऐसे ही अगर और उदाहरण या इनको और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, अपने नई बैच में एनरोल हो जाना है। कैसे एनरोल होना है, आप ऐप के थ्रू एनरोल हो सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके एनरोल हो सकते हो। बैच शुरू होगा आपका 3 अप्रैल को। याद आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, कोड आपको यूज करना है MB लाइव। MB लाइव कोड यूज करते ही ये जो प्राइस है ये कितनी हो जाएगी, 18,999 रुपए की। आप समझिए इस कोर्स की वैधता है 24 महीने, और 24 महीने की वैधता का कोर्स आपको कितने रुपए में मिल रहा है, मात्र 19,000 रुपए में। इसका मतलब आपने देखा जाए तो 24 महीने में हर महीने आपने 1,000 रुपया भी खर्च नहीं किया है। और ये खर्चा नहीं होता, यकीन मानिए जैसे जैसे अनुभव जिंदगी में आप पालेंगे तो इस चीज को आप खर्चा नहीं, इसको कहोगे आप इन्वेस्टमेंट। ये हो सकता है एक ऐसी चीज हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपको यहां से उठा के लबासना तक आपको ये पहुंचा दे। तो यहाँ पे वो काबिलियत है, यहाँ पे जो हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, हर सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है वो सब अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आपको यहाँ पे मेंटर्स दिए जा रहे हैं जो आपको लगातार मोटिवेशन बनाए रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ये इससे ज्यादा सुनहरा अवसर अब आपके पास नहीं हो सकता। क्यों मैं ऐसा बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इसके बाद अगर आपने चीजें देरी से करना शुरू किया तो क्या होगा, इतनी सुगमता के साथ, इतनी टेंशन फ्री माइंड के साथ आप पढ़ाई अपनी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से इसी समय हम लोग मिलेंगे, और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आने वाली जो प्लेट सीमा है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अपसारी और समानांतर। तब तक आपको क्या करना है, आपको चीजें रिवाइज करनी है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, और सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। देखो शेयर करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि फ्री में इतनी अच्छी चीजें आपको बताई जा रही हैं। आप देखोगे स्टडी IQ IAS हिंदी ने बहुत सारी चीजें आपको बिना किसी शुल्क के दे रखी है। मैं यहाँ पे फ्री तो नहीं कहूंगा, फ्री इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो टाइम है, वो आप अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्री तो ये नहीं है, लेकिन हाँ किसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। तो सब लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं कल ठीक इसी समय, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।